हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 1 होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। फिर बच्चों, यदि आप लोग चैप्टर 1 का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे उसके नोट डाउन कीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से अपने अकॉर्डिंग उसे अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है। ये पार्ट 5 या 6 वीडियो होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे इसके बारे में बच्चों कि आप किस तरीक़ा से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स इस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो बनाने का जो मतलब है, आपको केवल यहाँ पे ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि ये r बराबर जो 2f है और f बराबर जो r/2 है, ये दोनों में रिलेशन क्या होती है, संबंध क्या है, इसके बारे में मैं समझाऊंगा। साथ साथ में मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ। चंद सेकंड में ये प्रूफ करके मैं बताऊंगा। 4 से 5-6 स्टेप लगेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, पहले संबंध को पूछता कैसे है क्वेश्चन बोर्ड में, 2 तरीका से, 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछता इस तरीके से है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि r और फोकस दूरी यानी कि f, दोनों में संबंध क्या होती है। तो संबंध पूछेगा तो 2 मार्क्स से पूछेगा। यदि प्रूफ करने के लिए पूछ दिया जाए तो आपको ये 5 मार्क्स में आने वाला है। तो 2 तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सीख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो पहला मैं सिखा देता हूँ कि दोनों में संबंध क्या है। तो बोलिएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है, इस तरीका से आप लिख के फॉर्मूले लिख सकते हो। दूसरा बातें कि फोकस दूरी जो होता है वक्र त्रिज्या की आधी होती है, इस तरीका से आप संबंध को फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये रहा संबंध की बात। ओके, आप लिख सकते हो इस तरीका से, छूटना नहीं चाहिए बच्चों। ओके, तो संबंध अगर लिखने के लिए बोले तो लिख लेना है। अब इसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ अवतल दर्पण में किस तरीका से प्रूफ किया जाता है। ओके, और साउंड में या माइक किस तरीका से बोल रहा हूँ ताकि आवाज़ आपको पूरा जा सके, क्योंकि यहाँ पे लगाने से आवाज़ नहीं जाता है, ठीक है, और उतना नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे जरा देखो ये क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस दर्पण के बारे में कुछ सिखाता हूँ, ठीक है बच्चे। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ये दर्पण का निर्माण कैसे हुआ है, और इसमें जो पद है, बिंदु है, उसे क्या बोलते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया बच्चों। ओके, तो मैं फिर से 2 से 3 मिनट लूँगा बच्चे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लेते बच्चों ये वाला को हम कलर कर देते हैं इस तरीक़ा से। तो ये वाला उठा भाग को हम लोग कलर किया, तो इस भाग को रजित भाग भी बोलते हैं या रंगा भाग भी बोलते हैं, और अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको नाम दिया, इसको अपवर्तक सतह बोलते हैं बच्चे। अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जिस सतह से प्रकाश का प्रवर्तन नहीं कराते हैं उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। यानी कि ये रुखड़ा वाला भाग को अपवर्तक सतह बोल देंगे, और ये चिकना वाला भाग को फिर बच्चों इसको मैंने बोला प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह क्यों सर, प्रवर्तक सतह क्यों बोले? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रवर्तक सतह इसीलिए बोले इसको क्योंकि इस सतह से यानी कि इस चिकने वाले सतह से हम लोग प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराएंगे, प्रकाश का प्रवर्तन कराने वाले हैं। जैसे देखिएगा, जैसे कि बच्चों यहाँ पे कुछ बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। ये जो दर्पण बन गया, इसके बीच के बिंदु जो होता है इसको मध्य बिंदु बोलते हैं। इसको फिर बच्चों ध्रुव भी कह सकते हैं, या हम लोग पोल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, जिससे पी से लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ डिस्टेंस के बारे में, जैसे कि पी वाले हो गया, पी यहाँ पी देते हैं ना, तो पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं बच्चों, जिसे छोटा एफ द्वारा हम लोग लिखते हैं। पी और एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। सी और पी की दूरी को वक्रता त्रिज्या का जिसे आर से लिखते हैं, और एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटका एफ द्वारा लिखते हैं। तो ये पद के बारे में आप चिंता मत करो, ये सारा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को तोड़कर मैंने बताया है, जाकर पीछे के वीडियो देख लो, ठीक है। अगर डिस्कस करने लगा तो यही इसी टॉपिक में यहाँ पे हो जाएगा खत्म, ठीक ना। तो यहाँ इतना बता दिए काफ़ी है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहली बात हम लोग किरण के बारे में सीखेंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचती, इस प्रकार खींच लिया मैंने, ये किरण है, और ये किरण देखो जा रहा है इस तरीका से, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रहा है। तो क्या करेगा ये कि दर्पण से टकराए बच्चों, दर्पण से टकराया यहाँ पे, और टकराएगा तो पहला नियम हम आप लोग को बताए हैं, जब टकराता है आपतित किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, मुख्य अक्ष के दिशा में, सॉरी मुख्य अक्ष के दिशा में आपतित किरण जाता है, तो मुख्य अक्ष के फोकस की दिशा में जाता है।
तो फोकस की दिशा में यहाँ पे आ गया फोकस पे। ओके, ये था आपतित किरण का लक्षण बोल लो या गुण बोल लो, ठीक है। ये मैंने किनारे बनाकर बताया है। वक्ता केंद्र की दिशा में अगर लेते हैं, ये वक्ता केंद्र है, तो जिस दिशा से जाता है बच्चे, देखो ये जा रहा है इस प्रकार, टकरा के उसी दिशा में वापस चलाता है। मतलब इस यहाँ से जो भी हम लोग किरण लेते हैं वक्ता केंद्र से, टकराने के बाद फिर उसी दिशा में क्या होता है, वापस चलाता है। तो इसका नियम है वक्ता केंद्र का। तो ये सेकंड नियम भी मैंने बता रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हो, और नहीं तो पूरा फिगर ही याद कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपतित किरण आ रहा था ये वाला, ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे आई कोण बनता है आपतन कोण। यहाँ पे एक और कोण बनेगा, इसको हम लोग आर बोलते हैं, परावर्तन कोण बच्चे। तो आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के नियम में मैंने बताया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये पहला नियम से आप लोग देख सकते हो, कोण बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आई, तो ये वाला आई कैसे होगा, ये मैं जस्ट अभी बताने वाला हूँ, वेट थोड़ा सा। अब स्टार्ट बच्चों यहाँ से करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रवर्तन के नियम से, प्रवर्तन के नियम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे मैं सवाल करता हूँ, प्रवर्तन के नियम में आप क्या सीखो है, बताइएगा आप लोग क्या सीखें प्रवर्तन के नियम से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण को बराबर करो, यहाँ पे आपतन कोण ये वाला दोनों बराबर है। तो एंगल लिखने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। मान लेते कि ए है और ये बी सी एफ, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, ये वाला कोण को लिख दिए, ए बी सी। यहाँ पे लिखेगा ए बी सी, इसी के बराबर देखिए ये वाला लिखना, तो सी बी एफ, ये वाला कोण, या एफ बी सी भी लिख सकते हो, ये वाला कोण को लिख रहे हैं, तो लिखो सी बी एफ। अब ये जो है कोण क्यों बराबर हुआ, तो ये आप लोग सीखे थे आई बराबर आर, मतलब कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण ये वाला हो गया और प्रवर्तन कोण ये वाला हो गया, ठीक है। आपतन और प्रवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। किस नियम से, तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, ये कोण बराबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? किस तरीका से एंगल लिखते हैं, तो एंगल लिखने के लिए भी मैं सिखाऊंगा अभी जस्ट, ठीक है, एंगल कैसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा इस बात को सीखेंगे कि मान लो बच्चों, ये एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए बी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन सी और पी है, सी और पी है बच्चों, ठीक है, सी और पी दो लाइन है। तो ये ट्रेन के पटरी भी हो सकता है, इस तरीका से हो सकता है कि नहीं। और निशान आप लोग घर में सीढ़ी यूज की हो इस तरीका से, वो भी हो सकता है। तो ये दो बांस होते हैं, ये ट्रेन के पटरी जो होते हैं, आपस में तभी समांतर होगा जब इसके बीच का डिस्टेंस का ची होगा, बराबर, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी अगर बराबर है तो दो रेखाएं आपस में क्या होगा, ए बी और सी पी आपस में क्या होगा, समांतर कहलाएगी। समांतर लिखे तो कैसे, एल समांतर एम लिखते हैं, मानते कि एल है और इकाची है एम, ठीक है, दोनों समांतर होगा। मतलब कि ए बी अभी हम लोग लिखे हैं और सी पी लिखे हैं, तो दोनों समांतर कब होगा, जब इसके बीच की दूरी बराबर होगा तब। समांतर का देखो चिन्ह ही वाला होता है, तो समांतर इसको बोलेंगे, ए बी समांतर क्या, सी पी। ओके, चलो यहाँ पे बात बताते हैं। ये समांतर है दो रेखा, मान लो, और इसको हम कट किए इस तरीका से। तो कट किए तो एक ही एंगल इसमें सिखाऊंगा, इसमें 4 एंगल पढ़ने के लिए मिलता है क्लास 7 में और क्लास 9 में, 4 से 5 एंगल पढ़ने के लिए मिलता है, इसमें 4 है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। अब इस कोण को हम तिरछा तिरछी जो कोण है, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। ये कब बराबर होता है, जब दो रेखा को ये लाइन काटता है ना, इसे जब दो रेखा ये वाला है और ये लाइन काटता है इस तरीका से, तो ये कोण बराबर हो सकता है। तो आपका सवाल ये भी बनता है कि सर ये वाला भी बराबर होगा, तो बिल्कुल ये वाला तिरछी से बराबर होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर। तो ये आपस में बराबर हो सकता है, ये आपस में जब ये काटेगा दो रेखा को तब। तो यहाँ भी उसी प्रकार है देखो, ए बी है और सी पी है, काटने वाला देखो, इसको काटे नहीं बोल रहे हैं, ये कटन बिंदु है, ये वाला, ठीक है, काट रहा है, बीसी काट रहा है इस तरीका से। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। ओके, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होगा, आपस में बराबर, आई आई बराबर हो जाएगा। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर, यहाँ पर ये और ये कोण बराबर, एकांतर कोण से। तो लिखो ये वाला एंगल इसके बराबर, एंगल ए बी सी, ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, बी सी एफ, ये वाला कोण।
ये हो गया एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर हो गया। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो कि आप लोग ये भी सीखे होंगे जब एल एच एस साइड बराबर होता है या आर एच एस साइड बराबर होती है, तो जब एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस को हम लोग प्रूफ कर बराबर कर सकते हैं, जब आर एच एस बराबर हो तो एल एच एस को बराबर कर सकते हैं। देखो सर, ये एल एच एस साइड हो गया, ये आर एच एस साइड हो गया, बताओ इसमें कौन बराबर दिख रहा है आपको? तो जाहिर सी बात है कि सर ये दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, मतलब एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो बराबर ये वाला साइड हो गया, तो इस साइड दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एल एच एस क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों दो हो गया कौन बराबर, क्यों बराबर हो गया? आर एच से हम लोग बराबर इसको कर दिए, तो इसको लिख सकते हो आर एच एस से बराबर किया, ठीक है, बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं कि ये दो कोण किसी त्रिभुज के लिए है बना हुआ, जरा गौर से देखिएगा, सी बी एफ, सी बी एफ मतलब ये वाला कोण, फिर लिखा बी सी एफ, बी सी एफ मतलब ये वाला कोण, ठीक है, दो कोण हो गए बच्चों। तो दो कोण है तो किसी त्रिभुज के लिए है। अब ये त्रिभुज का नाम कैसे पता लगाएंगे, ये यहाँ जरा देख लो, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये ट्रायंगल ए बी और सी मैंने लिया, इसमें दो कोण बराबर है, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो गया, बी और सी वाला कोण बराबर हो गया, बी वाला और सी वाला कोण का हो गया बराबर। मान लेते हैं यहाँ पे ये दोनों को बराबर करते हैं बच्चे, ठीक है, बी को और सी को बराबर किए, यहाँ देखो बी और सी बराबर किए ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बराबर करने से मतलब क्या होता है वो जरा सीख लो, बराबर करने से क्या रिजल्ट निकलते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है। तो यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, दो कोण का चाहिए ये वाला बराबर हो, आधार कोण, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण मतलब कि यहाँ पे एंगल बी बराबर है और एंगल सी बराबर, यही ना सीखे, यही ना दोनों बराबर है, बी और सी क्या क्या है? बराबर है। तो इसके सामने का कोण, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है, वो आपस में बराबर होगा। बी के सामने भुजा भुजा कौन है? बी के सामने भुजा ए सी है, देखो इसके सामने ई वाला है, तो लिखेंगे ए सी। इसके सामने भुजा कौन है? तो इसके सामने ए बी है, तो ये आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब नियम ये सिखाता है, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो उसके संगत भुजा भी कच्चे होगा, बराबर है। साथ वाला कोण अगर बराबर होता है तो साथ वाला भुजा भी सामने वाला कच्चे होता है, बराबर। तो ऐसी स्थिति में ये दो भुजाएं जब किसी त्रिभुज के बराबर हो गए, दो भुजा, तो उसको हम नाम देते हैं समद्विबाहु बाहु। समद्विबाहु मतलब बाहु, समद्विबाहु बाहु मतलब देखो यहाँ पे समझ जाइए, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज मतलब कि सम मतलब बच्चे, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या हो गया? बराबर, और द्विव मतलब हो गया दो, और बाहु मतलब हो गया भुजा, ठीक है, भुजा मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो दो भुजा नहीं बराबर किए हम लोग, ठीक है, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला ये भुजा हो गया, इसके सामने वाला ये भुजा हो गया, तो ये दोनों बराबर। तो अब ये दो भुजा बराबर है तो इस त्रिभुज का नाम पड़ेगा, त्रिभुज का नाम बच्चे अतः लिख सकते हो कि अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों बोले पता है? क्योंकि ये दो भुजा बराबर है। तो यहाँ पर भी देखो दो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, जैसे ये वाला दो कोण था, तो यहाँ पर देखो सी के सामने वाली भुजा कौन है? सी के सामने वाली भुजा देखो ये वाला है, मतलब बी एफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी के सामने ये वाला ना है, तो यहाँ लिख सकते हो बच्चे सी के सामने वाली की भुजा, सी के सामने वाली बी एफ है, बी एफ भुजा हो गया। अच्छा, इसके सामने बी के सामने वाली भुजा का नाम बताओ, बी के सामने वाली सी एफ है, तो यहाँ पर लिख सकते हो सी एफ। कैसे लिखा है पता है? तो बी के सामने वाली भुजा देखो, एंगल बी के ये वाला है, एंगल बी के सामने सी एफ भुजा है, लिख दिए। सी के सामने भुजा कौन है? सी ए वाला है, ए के सामने ये भुजा है, तो लिख दिए इसको। तो ये जो है, अतः दो भुजा बराबर हो तो लिख सकते हो यहाँ पे अतः त्रिभुज, त्रिभुज सी बी एफ, त्रिभुज सी बी सी बी एफ
समद्विबाहु है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा सुनो, हम इसे इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बात सीखो, एक ही बात सीखना, फिर प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि देख रहे हो वाला बी और एफ, ये वाला बी एफ बोल सकते हैं इसको। ये लाइन को आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन जो है, इस लाइन को धीरे धीरे घिसकाते घिसकाते इसके बराबर लाना है। मानते कि बी पॉइंट यहाँ पर है, एक समय यहाँ पर लेके चलो। ठीक है, बी यहाँ पर चला है। ओके, फिर बी पॉइंट कुछ देर के बाद मैं बोलता हूँ कि इसको और नीचे लेकर आइए, इस प्रकार यहाँ पे चले। फिर बी पॉइंट को और नीचे लेकर आओ, यहाँ पे आ गया। कुछ समय के बाद यहाँ एक क्षण आएगा यहाँ पे, मतलब बी पॉइंट को इस तरीक़ा से घुमाया जाए तो यहाँ पर मतलब लाया जाए। मैं यही बोलूँगा कि यदि बी को पी के निकट लाया जाता है, बी को किसके निकट, पी के निकट लाते हैं, तो ये वाला लाइन आपस में बराबर होगा। मतलब ये भुजा बराबर होगा। कैसे? क्योंकि यदि हम बी को पी के निकट लाते हैं तो बी एफ भुजा और पी एफ भुजा दोनों बराबर होता है। क्यों? यदि अगर इसको नज़दीक लाते हैं तब दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब बी एफ बराबर का जो हो जाएगा पी एफ। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यदि बी को पी के निकट, यदि बी को पी के निकट लाते हैं या लाया जाए, लाते हैं तो, ठीक है, लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हो पी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, कैसे बराबर हो ये वाला पी एफ, देखो ये वाला हो गया, पी एफ है ना, ये वाला पी एफ और ये वाला बी एफ। मतलब इसको इसके नज़दीक लाते हैं तो ये दोनों भुजा आपस में का जो होता है बराबर होता है। ये बराबर का बी एफ, मतलब पी एफ ये वाला, बी एफ ये वाला, दोनों आपस में बराबर होगा कब, जब बी और बी को पी के निकट लेके जाएंगे तब। ठीक है, कैसे बराबर पता चलोगा? अब यहाँ देखो पता चल गया ना। अब यहाँ पे बी एफ और बी एफ साइड दोनों बराबर है। आर एच एस में जरा सा ध्यान दो कि ये बी एफ और ये वाला बी एफ दोनों साइड बराबर है। अभी मैंने बताया था तुम आपको कि एल एच बराबर, तो आर एच को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, ठीक है नहीं? एल एच साइड बराबर तो आर एच साइड को यहाँ पे बराबर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है कि आर एच साइड यहाँ पे बराबर है बी एफ, तो हम लोग एल एच एस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो लिख सकते हो ऐसे यहाँ पे कि पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, सी एफ देखिए ये वाला है, इसको लिख सकते हो एल एच एस से, एल एच एस से, क्योंकि आर एच एस क्या हो गया यहाँ पे बराबर है बच्चों, आर एच एस वाला बी एफ और बी एफ आर एच एस का ची बराबर है, तो एल एच सी वाला दोनों का ची कर दिए बराबर। अब यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा एक ही स्टेप में आंसर आने वाला है। पी एफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, पी एफ यहाँ से यहाँ तक लेकर छोटका एफ है, तो इसको छोटका एफ लिखो। सी एफ देखिए ये वाला, ये सी एफ यहाँ तक, अगर सी पी को यहाँ से, सी पी में से हम इस वाले भाग को काट दें तो ये वाला बचेगा। मतलब कि बड़ा सी पी में से, सी पी में से दो से भागा दें, दो से भागा देंगे तो ये भुजा बचेगा सी एफ। ओके, सी एफ को लाने के लिए बड़का में से, ये बड़ा में से सी पी में से दो से भागा दिए हैं, तब ये सी एफ चला आएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों ज़रा ध्यान दो, ये सी और पी है और एक बीच में एफ है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं ना कि ये जो है ये वाला लाइन, इसको लाने के लिए हम बड़ा बड़ा वाला भाग में, इसको समझने से पहले ये समझो, मानते हैं कि ये हो गया सी और ये हो गया पी और ये हो गया सी एफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, कितना 50, और आपको निकालना सी एफ। ठीक है, ये वाला भाग निकालना छोटा वाला, तो सी एफ निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पर लिख सकते हो आधा करने के लिए 50 में से 2 से भागा दो तो निकल जाएगा 25, कितना निकलेगा 25, आधा निकलेगा। इसी प्रकार ये बड़ा में से सी पी जो 50 लिखे हैं उसको, सी पी का मान कितना है 50, सी पी का मान कितना है 50, ये सी पी मान था 50/2, इसको सी पी का मान 50/2 काटे थे कितना निकल गया 25 निकल गया। ओके, तो इसको छोटका को लाने के लिए बड़ा में काची करेंगे भागा, तो छोटा भाग को लाने के लिए हम बड़ा से काची किए, यानी कि बड़ा में 2 से काची किए भागा किए। अब यहाँ पे जरा देखो, एफ के एफ हो गया, सी पी यहाँ से यहाँ तक, सी और पी मतलब सी और पी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आर बोलते हैं।
तो यहाँ पे लिखते हैं CP को R, एक का पार हो गया बटा 2। तो एक फार्मूला सिद्ध हो गया वाला। इसी को या करके लिख सकते हो, एक कर नीचे 1, R में 1 से गुना करो तो R, और 2 में F से करो तो ये 2F। ये हो गया प्रूफ। बात समझ में आया? तो इस तरीका से सिद्ध करते हो तो एक भी आपको नंबर जाने वाला नहीं है। ओके, अब इसको एक बार नहीं बच्चों, 2-3 बार वीडियो को देखो, और ये आपको समझ में नहीं है तो तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मैं जो बात बोला हूँ उस बात को आप लोग सुन के देखिए, क्या सर बोले हैं, क्या कहाँ पे कौन सा पॉइंट को लाने के लिए बोल रहे हैं, करने के लिए, तब जाकर आपको ये प्रूफ करने आएगा, ठीक है? और नहीं तो जिस बच्चे को एकांतर कोण, LHS RHS समझ में आता है तो एक बार में समझ जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम उत्तल दर्पण में भी आपको सिखाने वाले हैं R/2F सिद्ध करने के लिए। ओके, तो फिर से नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए। और मेरे से जुड़ो बच्चों, आप लोग को मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप लोग एक जो वीडियो होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, साइंस मैथ का, सारा मैं डालने वाला हूँ एक एक करके। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं बाद में, बाय।